नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज पुनः बार काउंसिल चुनाव पर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। यह आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि पटना में जो बार काउंसिल है और उसकी स्थापना हमारे संविधान के तहत हुआ है, तो उसका चुनाव आसन्न हो गया है और बार काउंसिल का जो चुनाव है वो आपको 20 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया है। उसके चुनाव आयुक्त जो है न्यायमूर्ति नीलू अग्रवाल को घोषित किया गया है और बिहार बार काउंसिल बिहार राज्य में कानून एवं अभ्यास करने वाले अधिवक्ता के लिए नियामक और वैधानिक रूप से प्रतिनिधि निकाय है। इसका गठन अधिवक्ता अधिनियम 1961 के धारा 3 के अनुसार किया गया है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 4 के आलोक में किया गया है। अब जाने कि इसके सदस्य कौन कौन हो सकते हैं। एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी पदेन सदस्य होते हैं। दूसरा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया महान्यायाभिकर्ता पदेन सदस्य होते हैं और प्रत्येक राज्य बार काउंसिल से एक निर्वाचित सदस्य इसके सदस्य होते हैं। तो 3 प्रकार के सदस्य होते हैं, 2 पदेन हो गए और भारत में जो बार काउंसिल है राज्य का, उसमें से प्रत्येक राज्य से एक सदस्य यहाँ उसके सदस्य होते हैं और उसी में से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन वगैरह चुनाए जाते हैं। अब यह देखें कि मार्च 1953 में ऑल इंडिया बार कमेटी के प्रमुख के रूप में RS दास ने अखिल भारतीय बार काउंसिल और राज्य स्तरों पर बार काउंसिल के रूप में शीर्ष निकाय का निर्माण का प्रस्ताव रखा था और भारत के केंद्र सरकार को अपना प्रतिवेदन सौंपी थी, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने अधिवक्ता हित में इसे स्वीकार कर लिया था और सिर्फ स्वीकार ही नहीं किया बल्कि उसमें और व्यापकता प्रदान करते हुए गुण दोष के आधार पर बहुत सुदृढ़ और समृद्ध बनाया, जो कि अभी तक वह कार्य कर रहा है। और वह जो व्यापक रूप से जो अधिवक्ता अधिनियम बना उसको अधिवक्ता अधिनियम 1961 के नाम से हम लोग जानते हैं, जो दिनांक 19 मई 1961 से लागू है। बार काउंसिल के सदस्य बिहार राज्य में कानून के अभ्यास करने वाले अधिवक्ता के रूप में नामांकित एवं अभ्यास करने वाले सदस्यों से चुने जाते हैं और वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बैठकों में राज्य का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। अब बिहार बार काउंसिल चुनाव में प्रवेश करें तो चुनाव का पहला पड़ाव प्रत्याशी का नामांकन करना होता है। बिहार बार काउंसिल चुनाव के लिए बिहार बार काउंसिल चुनाव अधिनियम 1968 बनाया गया है, जिसे समय समय पर संशोधित एवं संवर्धित किया जाता रहा है। उसी कड़ी में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तत्वावधान में जो 15 और 16 अप्रैल 2000 को बैठक हुई थी, उसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिनियम 1968 के धारा 9(2) में नामांकन पत्र में नामांकन दाखिल करने की राशि 5,000 रुपया निर्धारित की गई थी और अभी जो चुनाव हुआ है वह उसमें 30,000 रुपया नामांकन का, 4,000 रुपया बैलेट पेपर का और 1,000 रुपया बुकलेट का लिया गया, 35,000 रुपया यह स्थिति रही। अब हम देखें कि हमारे जो निर्वाचित सदस्य हैं और हमारे जो निर्वाचित सदस्य रहे हैं तो उनके समस्त हम लोग क्या कुछ रखें। और वो आते हैं, कई लोग बड़ा बड़ा पंपलेट बनवा के आ जाते हैं, हम ये कर दिया, हम ये कर दिया। एक सदस्य आए थे, हम नाम लेना नहीं चाहते हैं, हम उनसे जब पूछे तो कहे पंपलेट पढ़ लिए आप,
तो मैंने कहा उनको कि हमको पंपलेट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए कि हम पंपलेट पढ़ेंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। हमको मात्र एक दो बात विषय बता दीजिए कि आखिरकार जब स्टम्प का कीमत 5 रुपया से बढ़ के आज 25 रुपया हो गया, हम वेलफेयर स्टम्प की बात कर रहे हैं जो प्रत्येक अधिवक्ता यहाँ लगाते हैं, तो 5 रुपया से बढ़ के जब 25 रुपया हो गया और बढ़े हुए कई वर्ष हो गए, पहले 5 से बढ़ के 15 हुआ था और फिर जो है वो बढ़ के 25 रुपया हो गया। तो जब 5 से बढ़ के 25 रुपया हो गया तो हमारा डेथ क्लेम का जो न्यूनतम राशि है वह 2,60,000 रुपया न्यूनतम राशि है, जो आज इनरोल्ड हो जाएगा। खुदा न खास्ते कुछ घटना दुर्घटना हो जाए तो वो अगर नहीं रहेंगे तो उनके परिवारजनों को न्यूनतम 2,60,000 रुपये राशि मिलनी चाहिए। वह जो है वो बना था 11 में, और उसके कैसे बना उस पर हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे कि जब युवा कल्याण समिति ने पूरे जाके बार काउंसिल को घेर लिया था, बहुत हल्ला गुल्ला हुआ था, धरना हुआ था, प्रदर्शन हुआ था, तो उस प्रकार से उस समय उसका निर्माण हुआ था। लेकिन अब आज का दुर्भाग्य है कि बार काउंसिल एक खुला शहर की तरह काम कर रहा है, इसको विरोध करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। एक युवा कल्याण समिति जो अधिवक्ताओं के बीच से, अधिवक्ता समाज से भी युवा जो पूरा जोश से लबालब होते थे और जोश से लवरेज होने के बाद जो है वो कल्याण समिति का संचालन करते थे और उसमें जो पद होता था धारण करते थे, और वो एक प्रेशर ग्रुप का काम करते थे। किस पर? तो बार काउंसिल पर। वो नई नई योजना, चूँकि उनको बहुत लोभ लालच नहीं रहता था और अपना पैसा लगा के जाना था। कभी तो पुराने समय में लोग चंदा चुटकी करके जाते थे, लेकिन हम लोग जब भी जाते थे अपना पैसा लगा के जाते थे। तो इस ख्याल से, और वो बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप का काम करता था और सरकार पर प्रेशर ग्रुप का काम करता था, बार काउंसिलर पर प्रेशर ग्रुप का काम करता था, उससे बहुत अच्छा काम होता था। लेकिन आज जिस कदर ये खंड खंड में विखंड हो गया, जिससे बार काउंसिलर बहुत उन्मुक्त हो गए हैं। तो यह तो बात रही। और तो जब हम पूछे कि वो 5 गुना क्यों नहीं हुआ तो मुंह बात दिए कि नहीं। और फिर दूसरी बात के फिर हम ये भी पूछे कि डेथ क्लेम जो है, जो न्यूनतम 2 लाख रुपया है और ज़्यादा 5 लाख रुपया है, तो उसको आपने क्यों नहीं बढ़ाया? चूँकि ये स्टम्प जो है 5 रुपया से 25 रुपया हो गया, तो उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। तो उसका जवाब नहीं था। वो कहे कि हम इसके लिए रीट करेंगे तो हाई कोर्ट जाएंगे। अरे भाई, आप ही करने वाले। मैंने उनको कहा कि आप जो ये पंपलेट लेके घूम रहे हैं वो इस प्रकार से समझिए कि 5 साल जैसे गहलोत सरकार राजस्थान में भी राज कर लिया, या वहाँ शिवराज सिंह चौहान ने वहाँ मध्य प्रदेश में राज किया, इसके बाद फिर वो घोषणा पत्र लेके आ गया कि ये सब काम किया, 5 साल में आप किए कुछ नहीं, फिर नया चीज़ उसी गाए हुए गीत लेके आ गए कि यही करेंगे। तो ये तो आपके अकर्मण्यता का प्रतीक है, यह कुछ होना नहीं है। इसीलिए जो वोटर हैं उनको पूरी सावधानी बरतना चाहिए, एक बार पूरे सेट को बदल देना चाहिए। इसीलिए नए लोग जाएं, कुछ नए उत्साह उमंग से कार्य करें। कई लोग 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार से हैं, लेकिन उसका परिणाम हो गया ढाक का पात। अगर हम समाजवादी विचारधारा को देखें तो लोहिया कहा करते थे कि रोटी बढ़िया से अगर सिझाना है, सब्जी अगर बढ़िया बनाना है, तो रोटी को भी अपने तवा पर उलट पुलट करते रहिएगा तो ठीक से सीझ जाएगा, आपको भोजन में रुचिकर लगेगा। सब्जी को भी अगर छोड़ दीजिएगा तो जल के भस्म हो जाएगा। उसको चला उला के ढक करके उसको पूरा ऐसा टेस्टफुल बनाना पड़ता है। तो आप भी अपने अगर बार काउंसिलर टेस्टफुल चाहते हैं तो उसको उसी हिसाब से, उसी गणित से आपको देखना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे कि ये जीतेंगे। तो एक तो यह व्यवस्था हुआ। दूसरा, मैंने एक और बात कहे थे कि आज जो है वेलफेयर स्टम्प जो 25 रुपया हो गया है, उससे कितना आमदनी आता है इसका कोई हिसाब नहीं होता है, और यह एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, एक और उनके कमाई का स्रोत होता है। अभी पूरे बिहार से, सूबे बिहार से जो 125 एसोसिएशन है, तो उसमें से जो हर चीज़ जो बिकता है, जैसे कि हाजिरी बिकता है, तो उसमें उनका कमीशन जाता है, कोई हिसाब नहीं है। और कमीशन अगर नहीं दीजिएगा, आपका लाइसेंस प्रमाण पत्र समाप्त हो जाएगा। उसके लिए चिट्ठी पत्री करते रहते हैं। यह बात था।
कई जगह से हम लोग देखते हैं, पहले जो वेलफेयर स्टैम्प का बिक्री होता था तो वो एसोसिएशन करती थी, कई एसोसिएशन का पैसा बचा हुआ है पटना बार काउंसिल में, वो दे नहीं रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि वेलफेयर स्टैम्प का बिक्री का स्वरूप बदल गया, वह बिहार सरकार को दे दिया गया जब से 25 रुपया, ये कहते हुए कि फर्जी बिक्री नहीं हो सके। हालांकि वेलफेयर स्टैम्प तो एसोसिएशन द्वारा ट्रेजरी से निकाला जाता था, लेकिन कहा गया कि नहीं, फर्जी बिक्री नहीं हो, तो इसके लिए सरकार को, बिहार सरकार को दिया गया। अब वो क्या करते हैं वही जाने, उनका धर्म जाने, और उसका कमीशन भी उन्हीं लोग के दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो वेलफेयर स्टैम्प की कमाई होती है वो क्या है, किसी को कुछ नहीं, वो करोड़ों में जा रहा है, करोड़ों करोड़ में कमाई है, और उसका हिसाब किताब कुछ भी नहीं है। यह देखिए, फिर आप जो यहाँ से पैसा भेजते हैं जिसमें कि आपका हाजिरी सिस्टम पूरे बिहार का है, तो हर एसोसिएशन, छोटा छोटा 125 एसोसिएशन से पैसा जाता है, उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं मिलता है। इसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। लेकिन हम आगे बढ़ें, उसी को बढ़ाते हुए अधिवक्ता के कल्याण के लिए योजना के लिए प्रवेश करें, तो हम पाएंगे कि बिहार राज्य अधिवक्ता कल्याण कोष 1983 में बिहार में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का देन है, जो बिहार में विधान बनने के बाद 13 अगस्त 1983 से साधारण गजट में प्रकाशित हो गया, और 84 में इसके लिए वेलफेयर सिस्टम के नियम भी बन गया, और फिर वेलफेयर स्टैम्प 1985 का अधिनियम भी लागू हो गया। जिस समय से लागू हुआ तो इसकी कीमत तो कुछ कम था, 2.5 रुपया था, लेकिन फिर 2001 में इसकी कीमत 5 रुपया कर दी गई, और इसके बाद 2015 में इसका कीमत 15 रुपया कर दिया गया, और फिर 2019 में इसका कीमत 25 रुपया हो गया। मतलब 19 मतलब 4 वर्ष से 25 रुपया है, लेकिन और उसके पहले 15 में ही जो है सो 15 रुपया हो गया था, मतलब 8 वर्ष से 15 रुपया है, लेकिन राशि 5 गुना बढ़ गया, और अधिवक्ता की सुविधा कुछ नहीं, अधिवक्ता और भिखमंगा हो गया है। स्थिति कहिएगा कैसे, तो ये समस्त राशि आता है इन लोगों के पास में, लेकिन इसका किस प्रकार से उपयोग होना चाहिए, इसकी कुछ भी जो है सो चीज़ देखने को नहीं मिलता है। वो हम नहीं कहेंगे, हम अभी थोड़ा देर के बाद बार काउंसिलर के एक पंपलेट है उसको हम उद्धृत करेंगे, आप सब लोग समझ जाएंगे कि बार काउंसिलर किस प्रकार खुद को अपने को पीड़ित बताता है, और आखिर जब इसका पैसा आता है तो अधिवक्ताओं के बीच भुगतान क्यों नहीं होता है, यह बहुत बड़ा बात है। लेकिन पहले हम यह बताएं, जब वेलफेयर स्टैम्प की कीमत 2.5 रुपये से 5 रुपये हुआ, तब वर्ष 2012 में मृत्यु लाभांश न्यूनतम 5,000 रुपये से बढ़ाकर 2,60,000 रुपया कर दिया गया, और 30 वर्ष अभ्यास करने वाले के लिए पहले जो था वो था 1,35,000 रुपया, उसको बढ़ाकर 30 वर्ष में 5 लाख रुपया कर दिया गया, और 50 वर्ष पूरा करने पर उसको 7 लाख रुपया कर दिया गया। अभी जो वर्तमान व्यवस्था चल रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर 50 वर्ष का अपना पूरा करेगा तो उसको 7 लाख रुपया मरणोपरांत मिलेगा। उसी प्रकार स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति लाभांश 6 वर्ष के अधिवक्ता के रूप में अभ्यास करने के बाद 6,000 रुपये थे, जिसको 12 में बढ़ाकर 6 वर्ष के बाद 11,000 रुपये कर दिया गया, और जबकि 30 वर्ष पूरा होने पर अभ्यास करने वाले अधिवक्ता के लिए 1,35,000 रुपया था, जिसको बढ़ाकर 30 वर्ष होने पर 2 लाख रुपया कर दिया गया, और 50 वर्ष होने पर 50 वर्ष उससे अधिक अनुभव रखने वाले अधिवक्ता के लिए 4.5 लाख रुपया वो वॉलंटरी रिटायरमेंट की राशि कर दिया गया है। लेकिन जब 2015 में वेलफेयर स्टैम्प की कीमत 15 रुपये होने पर एवं वर्ष 2019 में 25 रुपये होने पर अधिवक्ता की मृत्यु और स्वच्छाक सेवानिवृत्ति का लाभांश पिछले कार्यकाल में 1 पैसा भी वृद्धि नहीं हुआ, यह किसकी जवाबदेही होगी? जबकि वेलफेयर स्टैम्प 25 रुपया होने पर 25 करोड़ से अधिक की राशि प्रत्येक वर्ष इन लोगों को आ रहा है। और पिछले दिनों जब पूरा भारत कोरोना महामारी में से जूझ रहा था तो अधिवक्ता ऑनलाइन सेवा दे रहे थे, फिर भी उनको न तो सरकार एक बार काउंसिल के लिए जो है सो मदद के लिए कोई प्रयास किया, और कई अधिवक्ता का देहावसान भी हो गया। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो 2008 में बिहार बार काउंसिल के द्वारा पेंशन स्कीम भी लागू किया गया था, और पेंशन स्कीम कहाँ चला गया कुछ कहना नहीं है, और जिसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। और नए अधिवक्ताओं के लिए जो है सो 5 वर्ष तक सहयोग राशि देने की भी बात की गई थी,
ये सब का सब एक राजनीतिक घोषणा बन के जब चुनाव आता है, ठंडे बस्ते से निकल कर पब्लिक डोमेन में जाता है, चुनाव समाप्त हो जाता है, सब कुछ वहीं का वहीं धरा का धरा रह जाता है। लोग आते हैं, अधिवक्ता ज्वाइन करते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते से मतलब अपना प्राण का परित्याग कर देते हैं, लेकिन उनको सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता है। अधिवक्ता की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की मांग वर्षों से हो रही है, अभी तक कोई लाभप्रद सूचना नहीं मिलने, उल्टे कहे जाते हैं कि यदि आप समस्या को लेकर विरोध करेंगे, हड़ताल भी नहीं कर सकते हैं, और फिर अधिवक्ता अपनी समस्या कहाँ रखे, कैसे करे, कुछ समझ में नहीं है। दिनों दिन इसको और भी जटिल बनाया जा सकता है। अधिवक्ता न तो हड़ताल कर सकता है, न विरोध कर सकता है, बल्कि एक आदेशपाल तरह उनका जो एसोसिएशन है उसका बात मानने के लिए विवश है। और पूरे यह कोई बिहार की समस्या नहीं, यह पूरे भारत का जो है सो इसी प्रकार का समस्या है, और जिससे दिन रात जो है अधिवक्ता ढूंढते रहता है। पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एवं राज्य के बार काउंसिल ने कहा राज्य के अधिवक्ताओं के रजिस्ट्रेशन के लिए पूरे भारत में एक फीस होना चाहिए। इसका कितना अनुपालन हो रहा है हम सभी लोग जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। और इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि इस कौन निरीक्षण करता है, यही बार काउंसिलर सब कॉलेज का निरीक्षण करते हैं, और कॉलेज के निरीक्षण करते हैं। उस कॉलेज में जाएंगे, उसको इतना पैसा में एडमिशन हो रहा है, उस कॉलेज का नामांकन का रेट अलग है, दूसरे कॉलेज के जाइएगा नामांकन, हर चीज़ में एक रूपता होना चाहिए। इसको कौन सुनिश्चित करेगा? आप जब उसके लिए जिम्मेदार हैं, आपको यह जिम्मेदारी दी गई है, आप निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, आप उसके बाद उसके लाइसेंस का जो है एक्सटेंशन करते हैं, तो उसके आधार पर कॉलेज चलता है। तो फिर यह एक कॉलेज आप जाइएगा, एक जगह दूसरा रेट है, दूसरा कॉलेज जाएगा तो दूसरा रेट है, तीसरा कॉलेज, क्योंकि ये सभी प्राइवेट गोबर छत्ते के जो है सो इसके तरह चलते रहते हैं कॉलेज। ये ठीक बात नहीं है। इसका एक रूप होना चाहिए, एक गाइडलाइन होना चाहिए, एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए, लीगल यूनिवर्सिटी, जो कि बिल्कुल कंट्रोल करे, और ये बार काउंसिलर सबको उसमें इंटरफेयर बिल्कुल न्यून होना चाहिए। इसीलिए कि इससे गलत चीज़ जो है सो गलत विमर्श बनता है, यह ठीक नहीं है। कहीं सरकारी कॉलेज है तो बिल्कुल सस्ता में काम हो रहा है, लेकिन दाखिला का प्रक्रिया बड़ा विचित्र हो गया है। ये सब अच्छा बात नहीं है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हम यह बात बताने का प्रयास करें। हम देखें, एक मेंबर पंपलेट लेके आए थे, और पंपलेट जो लेके आए उनका क्या दशा है, वो एक बात तो बहुत अच्छा बताए, जिसके तहत जो है सो 36 विधि मंडलों में जो न्यायालय है वहाँ भवन का निर्माण का बात करें, और वो भवन कैसे बन रहा है उसमें बार काउंसिल का कुछ लेना देना नहीं है। वह इसलिए बन रहा है कि 60% उसमें केंद्र सरकार दे रहा है, 40% राशि का आवंटन राज्य सरकार कर रहा है। यह बहुत उत्तम बात है कि मिला के कुछ भी निर्माण का कार्य हो, कुछ भी उन्नति का कार्य हो, कुछ भी विकास का कार्य हो, कुछ भी अधिवक्ता हित का कार्य, इसका खुले दिल से स्वागत होना चाहिए और होना भी चाहिए। अब देखिए, एक बात जो बहुत गंभीर बात है कि हम लोग ये बात कई लोग जानते भी नहीं रहते हैं कि बार काउंसिल में एक ऐसा व्यवस्था है कि जो 2009 में चिकित्सा का अनुदान दिया जाता है, 2009 से दिया जा रहा है। यह 8 गंभीर बीमारियों तक इसको सीमित रखा गया है। 8 जो गंभीर बीमारी होंगे उसमें चिकित्सा का अनुदान दिया, कितना दिया जाएगा? 1 लाख रुपया दिया जाता है। अब बाकी कौन कौन बीमारी है, तो बीमारी का भी तो इसमें नहीं है, वही लोग तय करेंगे कि क्या है। अब बाकी किस प्रकार से छोटा छोटा हाथ टूट गया, पैर टूट गया, इस प्रकार से जो है सो भी कुछ राशि दी जाती है। लेकिन सबसे जरूरत यह है कि ये राशि जो दी जाती है, अधिवक्ता में जागरूकता, हमारा अधिकार क्या है, हम किसके प्रति जवाब दें, हमको किस प्रकार का सहायता मिलने वाला है। कई बार तो सहायता के बारे में लोग जानते ही नहीं हैं, और इस प्रकार कहाँ आवेदन करना है। इस प्रकार से भी बार काउंसिल की दायित्व है कि उस प्रकार से कार्य करें, ताकि कम से कम ये जो 8 बीमारी में जो है, जो 2009 से चल रहा है, एक तो यह राशि बढ़ाई जानी चाहिए। 9 से आज हो गया आपका 14 वर्ष, 14 वर्ष आप 2 टीम तो निश्चित रूप से इसको अपना कार्यकाल पूरा कर लिए हैं, और इसमें वृद्धि नहीं हुई। यह ठीक बात नहीं है। आप जब चुनाव के लिए यहाँ आते हैं, पंपलेट बना के आते हैं, लेकिन कार्य भी तो कुछ दिखना चाहिए कि आप जो 5 वर्ष का कार्यकाल किया है उसमें कौन सा कार्य किया है। तो इसकी तो बढ़ोतरी निश्चित रूप से होना चाहिए। ये जो आपका 1 लाख है उसको न्यूनतम 5 लाख रुपया किया जाने, ज़्यादा कर दीजिए तो अच्छा है, यह न्यूनतम लेकिन होना चाहिए। और यह देखिए, सबसे बड़ा बात यह है
कि बार काउंसिलर जो कहते हैं, कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 84 में बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि 83 और इसके नियम 84 में स्पष्ट प्रावधान के बावजूद कि हर वर्ष में निधि की उपलब्धता पर सभी कल्याण योजनाओं को यथेष्ट वृद्धि की जाएगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, बार काउंसिलर जो वोट लेने के लिए आ रहे हैं, जो पद पर हैं, वो बोल रहे हैं कि 5 वर्ष में निधि की उपलब्धता होने पर सभी कल्याण योजनाओं की यथेष्ट वृद्धि की जाएगी। वकीलों को व्यापक हित एवं अन्य योजनाओं को भी लागू ट्रस्टी कमेटी एवं बार काउंसिल के सहमति से करेगी, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। जब आप ही कहिएगा कि दुर्भाग्यवश जो आप निर्वाचित हैं, जो आप सर्वे सर्वा हैं, जो आप इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी हैं, तो फिर ये अधिवक्ता क्या कहेगा? जब आप भी अपने किस्मत भाग्य पर रोइएगा तो फिर यहाँ क्या होगा ये इस अधिवक्ता का, जिसके सामने आप पंपलेट लेकर घूम रहे हैं? इस पंपलेट का क्या महत्व बच जाता है जो आप अपने भाग्य पर आकर जो है सो यहाँ क्षेत्र में रोते हैं? आपको इसलिए निर्वाचित किया गया है कि आप हमसे बलशाली हैं। आपको इसलिए निर्वाचित किया है कि हनुमान की तरह एक गदा मारिएगा और पार कर जाइएगा और अधिवक्ता को समस्त जो है सो। आप 25 सदस्य निर्वाचित गए हैं, आपसे यह अपेक्षा किया जाता है कि आप हर कार्य संभव कर दिया, जो असंभव है उसको भी संभव कर दिया। इसलिए कि आप 25 में एक रूपता नहीं है। 25 में अगर एक रूपता रहेगा तो कौन ऐसी सरकार है जिसको हम लोग डिगा नहीं सकते हैं? कौन ऐसा नर है जिसको हम लोग डिगा नहीं सकते हैं? इसी के लिए तो हम बार काउंसिलर के चुनते हैं कि हमारा ठीक से ध्यान रखे, ख्याल रखे, संरक्षण, पालन पोषण भरण सब करे, ताकि जो है सो हम आपके भरोसे आपका वोट देकर निश्चिंत हो जाए। लेकिन फिर आप 5 साल के बाद वहाँ से वापस आकर अगर हम लोग के पास आकर विधवा विलाप इस प्रकार से करते हैं तो यह किसी भी अधिवक्ता के लिए ठीक नहीं है, और नहीं आप तब निर्वाचित होने योग्य ही बच जाते हैं। यह स्थिति रही। तो ये तो हम उनके पंपलेट से ही बात पढ़ के सुना रहे हैं कि वो नहीं रहा। और फिर देखिए एक और जो महत्वपूर्ण बात यह है, इसको बहुत ध्यान देने योग्य है। ध्यान देने योग्य यह है कि 2012 के बाद उक्त पूर्व योजनाओं की बढ़ोतरी नहीं हुई, बल्कि पूर्व से लंबित अनेकों दावों का भुगतान भी लंबित है। यह बहुत दुखद है। यह हम नहीं कर रहे हैं, बार काउंसिलर कर रहे हैं। कह यह रहे हैं कि ये तो पहले से जो प्रावधान है, एक तो नहीं बढ़ाए तो एक बात, अब पहले से जो प्रावधान है उसका भी आप भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप हमारे पास आकर फिर रो रहे हैं कि ये बहुत दुखद है। दुखद अगर है तो फिर आप वहाँ कर क्या रहे थे भाई? आपको इसलिए बार काउंसिल बहुत बड़ा चीज़ है, आप उसको हाईकोर्ट में ले जा सकते थे। आप सरकार से अगर दिक्कत है सरकार से वार्ता कर सकते थे। आप हम लोग निर्वाचित पूरे बिहार के अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, पूरा सिस्टम आप जानते हैं। आपके समझ आपको बिहार सरकार से वार्ता करनी चाहिए थी, राशि बिहार सरकार से लेना चाहिए था। कोरोना के समय में बिहार सरकार से दबाव बनना चाहिए, अधिवक्ता को लेकर संघर्ष के लिए उतरना चाहिए था। अभी देखे कि बहुत विचित्र सा बात रहा कि ये देख लिया, फिर हम आते हैं वहाँ भी कि क्या है। और देखिए कि राज्य में एक डायरेक्टरेट एडवोकेट ट्रेनिंग एकेडमी सेंटर की स्थापना करना, ताकि न्यायिक पदाधिकारियों की तरह वकीलों का भी प्रशिक्षण किया जाए। ये तो ठीक है, ये होना चाहिए। अब देखिए कि हम लोग जो कह रहे हैं, अब थोड़ा सा इसको देख लें कि आखिर और सब क्या होना चाहिए। अभी देखिए कि 20 तारीख को फिर चुनाव है, उसमें आना चाहिए। और अब देखिए कि वोट जो किस प्रकार से पड़ेगा। वो एडवोकेट जो है 55,000 इसमें मतदाता है और 157 उम्मीदवार खड़ा है। 20 दिसंबर 23 को बार काउंसिल को चुनाव होना है और 27 से मतगणना होगा। इस चुनाव में 155 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इस बार की उपलब्धि है कि बार काउंसिलर के तहत यह चुनाव हो रहा है। बार काउंसिल चुनाव बिहार गजट अधिसूचना 3 जुलाई 2018 को प्रकाशित की गई थी, जबकि भारत के गजट में
जुलाई 2019 को प्रकाशित हुआ था। बिहार गजट के अनुसार बार काउंसिल 5 वर्ष कार्यकाल समाप्त हो गया है और 6 मास अधिक अवधि का विस्तार पर यह चल रहा है और 2 जनवरी 2024 तक यह हर हाल में चुनाव करा लेना है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि चुनाव भले ही हो जाए लेकिन एडहॉक कमेटी बन ही जाएगा, इसलिए कि 2 जनवरी तक निर्वाचित सदस्य का वहाँ फिर गजट होना संभव नहीं है। इसलिए इस बात के लिए इत्मीनान रहिए कि 2 जनवरी के बाद एडहॉक कमेटी जो बनना है महाधिवक्ता की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय तदर्थ समिति वो काम करने लगेगा। यह अच्छा रहा। और फिर अब देखिए यह तो ठीक है, अब अधिवक्ता का और क्या क्या समस्या है जिस पर अध्ययन होना चाहिए था। पटना उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रतिदिन आदेश फलक ऑनलाइन जो है CIS पर चढ़ा देना है, ये जो ऑर्डर शीट जो है उसको डाल देना है, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। व्यवहार न्यायालय में लाए गए डिस्प्ले बोर्ड CCTV कैमरा भी काम नहीं कर रहा है। डिस्प्ले बोर्ड में जो है सो कोई काम नहीं हो रहा है, वह एक तरह से कहिए कि जो बेकार शोभा का जो है सो चीज बन के रखा हुआ है। कई बार इंस्पेक्टिंग जज भी आए, 1-2 जगह देखे काम कर रहा था, लेकिन बाकी जगह इसके बाद सब पता नहीं क्या सोच के लोग कुछ करते ही नहीं है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एवं स्टेट बार काउंसिल अपनी आमदनी और खर्चों का डिटेल अपने वेबसाइट पर उनको ऑनलाइन करना चाहिए, ताकि जिसका पैसा है सिर्फ ये नहीं है कि वो पैसा जो है सो बार काउंसिलर का है, वो तो एक एक अधिवक्ता का उतना ही है पैसा जितना आपका है। इसलिए सबों के डोमेन में यह बात जाना चाहिए कि आखिर उस पैसा को किस प्रकार से खर्च होता है, उसको वेबसाइट पर डाला जाना चाहिए, ऑनलाइन डालना चाहिए। जब चाहे तब अधिवक्ता उसको डाउनलोड करे, ताकि ये जो पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी वो दिखे। अगर आप ट्रांसपेरेंट हैं तो दिखना भी चाहिए कि आप ट्रांसपेरेंट हैं। अब देखिए 14 सितंबर 2022 को पटना के बापू सभागार में BCI एवं बिहार स्टेट बार काउंसिल के तत्वावधान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वो क्या था भाई, उसमें मंशा क्या था, उसमें कितने पैसे खर्च लगे, उसकी जरूरत क्या थी, अधिवक्ता को उससे क्या मिला? अरे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस प्रकार का कार्य किया जाना कदापि उचित नहीं है। इस प्रकार का वहाँ अव्यवस्था था जिसका कुछ कहना नहीं है। और जिस प्रकार से लोगों के सिर्फ आप पटना का पैसा नहीं खर्च हुआ, पूरे बिहार का उसमें पैसा खर्च हुआ, हर एक एसोसिएशन का उसमें समझिए एक प्रकार से शेयर था, वो तो आप खर्च किए उसमें भी शेयर था। यहाँ से जो ढोकर लोग गया गाड़ी करके वो भी एक प्रकार का शेयर था। इस प्रकार का बेकार का खर्च झूठ मूठ काम के लिए नहीं होना चाहिए, वो एक दिखावा है। उसको ढंग से कुछ अच्छे प्रकार से उसको और भी किया जाना चाहिए था, जिससे कि अधिवक्ताओं को खाने का रहने का व्यवस्था हो। अच्छे कुछ नहीं होता, कम लोग को बुलाए होते, सिलेक्टेड लोग जाते, उसके बाद जिला में आप सेमिनार ठीक से कराते, आप भी चाहते तो आप आ जाते। उस प्रकार का काम किए नहीं, लेकिन उसमें करोड़ों रुपया की बर्बादी हुई। वह किसी भी स्तर से वह अच्छा नहीं कहा जा सकता है। और फिर राष्ट्रीय, हमारा मतलब ये कि उस किसी चीज़ को अच्छा ढंग से किया जाए। और फिर राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार का सहयोग, हम लोग जो आपको चुनते हैं और भारत सरकार का आप जो है सो एक पिछलग्गू बन जाते, वो ठीक नहीं है। हम लोग को जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का आप चेयरमैन, तो चेयरमैन है आपका बहुत ज़बरदस्त है, पूरे भारत की एक कमेटी बनी हुई है, वो असाधारण है, बिल्कुल असाधारण कमेटी है। आपको भारत सरकार से बात करके, विधि मंत्री से बात करके, जो भी सक्षम अधिकारी है बात करके प्रेशर ग्रुप बना के, नहीं तो भारत में एक आध बार काम से हम लोग को अलग रख के भारत सरकार पर प्रेशर बना के, ताकि लगे कि नहीं अधिवक्ता में भी एक शक्ति है, संघ शक्ति है, जिसको संघ के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। और प्रेशर बना के कुछ आर्थिक मदद भारत सरकार से लिया जाना चाहिए था। मोदी सरकार है और जब आप इसको ठीक से समझा पाइएगा तो ये कुछ राशि दे दिया करेगा। तो इस प्रकार से वो आर्थिक मदद होना चाहिए। पेंशन योजना के लिए मदद इसमें ले सकते हैं हम लोग। 5 वर्ष तक अधिवक्ता का सहयोग हो, इसके लिए भारत सरकार से मदद होनी चाहिए था। प्रशिक्षण हो, इसके लिए मदद होनी चाहिए। ये एडवोकेट के रिफ्रेशर कोर्स हो, करवाने की व्यवस्था होनी चाहिए। और बार काउंसिल जो ऑफ इंडिया है उसको इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि फिर इलेक्शन में आ रहे हैं, फिर आप जाइए, फिर आपसे भेंट तो होता नहीं है, फिर आप चले जाइएगा दिल्ली। कुछ लोग जा सकते हैं जो सक्षम लोग हैं, सभी अधिवक्ता वैसे नहीं है जो जाएंगे, लेकिन ये एक संगठन है, इसके लिए एक वेल एस्टेब्लिश्ड पॉलिसी है।
और अभी नहीं तो कभी नहीं। आप वोट मांगने आते हैं वो भी नहीं आते, वो तो आपका आदमी लोग बड़ा बड़ा जो लोग हैं आप आते हैं बड़ा बड़ा आदमी आ रहा है, वही वोट मांग के चले जाते हैं। इसका एक बड़ा विचित्र चुनाव प्रक्रिया है। आप जाति आधार पर जीत जाते हैं, क्योंकि यह इलेक्शन मूलतः जाति का इलेक्शन हो गया। हर अपने जाति को मतलब चुनाव विचित्र सा हो गया। कोई ट्रांसपेरेंट है लेकिन उसमें यह है कि जातीयता बहुत ज़्यादा है। तो इसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। और फिर चुनाव में सभी लोग बहुत अच्छा मतदान करें। और एक और बात होनी चाहिए जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये करना चाहिए, चेयरमैन अगर सुन रहे हैं तो सुने। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, चूँकि आप अभी रहिएगा, जा नहीं रहे हैं, चूँकि आपसे काबिल आदमी आएगा तभी आप हटेंगे, तो आपसे काबिल अभी तत्काल आने वाला नहीं है, इसलिए आप बने रहेंगे। बिहार के हैं, बहुत उत्तम है। सरकार जो है, सरकार को अभी जो कोरोना हो गया तो सबको लैपटॉप देना चाहिए था फ्री में, ताकि ये जो ये कार्यक्रम हुआ मान ली खत्म भी हो गया तो भी देना चाहिए कि एक उत्साहवर्धक कार्यक्रम। अधिवक्ता इतना मेहनत से काम किया, कोरोना काल में भी कार्य किया, लेकिन उसको कोई देखने वाला नहीं रहा, वो बहुत। फिर एक और बात है, बार बेंच में सहयोग के लिए एक साथ प्रशिक्षण होना चाहिए, एक ही जगह होना चाहिए, ताकि अधिकारी के मन में यह भाव नहीं रहे कि हम अधिकारी हैं और ये जो अधिवक्ता है, कभी कभी मन में रहता है, ताकि दोनों में साथ साथ रहने से यह भाव मिट जाता है, दोनों में एक सामंजस्य होने चाहिए। और एक जो अंतिम बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह अधिवक्ता हित के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भारत सरकार से निवेदन करना चाहिए कि सरकार के द्वारा एक न्यायिक आयोग का वो गठन कर दे। और न्यायिक आयोग का गठन जो हो जाए तो वो अनेक बिंदु सरकार निर्धारित कर दे, जिसमें कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी सहयोग करे और वो बिंदु भी निर्धारित अपने तरफ से करे और एक्सपर्ट के द्वारा निर्धारित हो, और सरकार भी उसको निर्धारित करे। एक जुडिशियल कमीशन अपॉइंट होना चाहिए और वो बार बेंच संबंध के बारे में अपना टीका टिप्पणी दे। अधिवक्ता का अपना उत्तम कैसे न्यायालय में दे सकता है, उत्तम अपना कैसे क्लाइंट को दे सकता है, इसके बारे में उस पर विचार हो। अधिवक्ता और इसमें कार्य करने को कैसे सबल बनाया जा सकता है, चूँकि एक्सपर्टाइज हो जाए और इसके बाद जो है सो स्पीडी डिस्पोजल भी हो, इसके लिए अधिवक्ता क्या कर सकता है। अधिवक्ता को बार बेंच से आने वाली कठिनाई का क्या होगा, जो अधिवक्ता का बेंच से कठिनाई होता है। फिर बेंच को अधिवक्ता से आने वाली कठिनाई को किस प्रकार से सॉर्ट आउट किया जाएगा, इसके बारे में भी होना चाहिए। फिर भवन है, अधिवक्ता का सुरक्षा है, मोटर एवं मोटरसाइकिल वगैरह लगाने की स्टैंड की बात है, और भी छोटा छोटा कई प्रकार का बात है जो जब एक कमीशन गठित होगा तो व्यापक लेवल पर वो चिंतन करेगा। हमारे जैसे छोटा आदमी छोटा छोटा बात कर रहा है। अधिवक्ताओं को फ्री बिजली देना चाहिए, कम से कम एसोसिएशन को देना चाहिए, क्योंकि ये तो पब्लिक वर्क हम लोग करते हैं, कोई नौकरी रहता नहीं है, लेकिन बावजूद इसके सब कुछ इसमें लगा है। और फिर अंतिम रूप से कि न्यायपालिका में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, इसको किस प्रकार से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। और यह तभी होगा जब हम अपने सक्षम योग्य जो है बार काउंसिलर को चुनेंगे और ये मजबूती से मेरे आवाज़ को उठाने का काम करेंगे, मजबूती से मेरे लिए चिंतन करेंगे। अभी जो स्थिति बन रही है उसमें ये स्थिति है कि बार काउंसिलर, चूंकि चुनाव का एक स्वरूप बहुत विकृत हो गया है, इस प्रकार से जो यह चुनाव भी है वह भी एक प्रकार का दर्पण है। दर्पण में अधिवक्ता जिस प्रकार से अपना मुंह देख सकेंगे, मुंह देखने का मतलब यह है कि वोट किस प्रकार आप अपने प्रत्याशी को करते हैं। तो जब वोट जिस प्रकार से आप करेंगे, प्रत्याशी भी आपको उसी प्रकार से रिएक्ट करेंगे, तो उसको आपको चिंतन करना है कि हमको किस प्रकार का प्रत्याशी चाहिए। तो उसमें आप देखिए ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर वोट हो तो वह अच्छा प्रत्याशी निकल के आते हैं, आप उससे अच्छा अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जो जिताते हैं, जिताने के काम के साथ हम लोग का काम खत्म हो गया, 5 वर्ष तक हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। इस प्रकार से जो रिकॉल का भी व्यवस्था होना चाहिए, अगर संभव हो तो ये जो 5 वर्ष का जो बार काउंसिलर है तो उसको हम रिकॉल भी कर सकें, ताकि जो गलत काम कभी कभी एसोसिएशन में होता है तो उससे रिकॉल भी हो जाए। तो यह भी एक बात है। और संघर्ष के लिए चुने कि जाके वहाँ संघर्ष करे, अपनी बात रखे। घूम फिर तो सभी लोग करते ही रहते हैं, जहाँ जहाँ मन हो रहा है, जो कार्यक्रम का आयोजन होता है किस किस प्रकार से होता है, तो वह बात है। लेकिन ऐसे योद्धा को हम लोग चुने जो हमारे लिए 5 वर्ष तक युद्ध करे और जीत कर संग्राम हम लोगों को दे। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।